एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 44 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कितने सेट कर चुके हैं? 43 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो इनको जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखिए, मैं हर क्लास में आप लोगों से बार बार यही कहती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र है, और वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हम जितना भी पढ़ते हैं उसको हमें बार बार रिवीजन करना है। जो भी हमें पढ़ा हुआ है वो नहीं भूलना है, और पढ़े हुए को ना भूलने का एक बहुत अच्छा सटीक उपाय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। जब भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उससे हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाते हैं, और हम एक्चुअली ये समझ पाते हैं कि हमारा लेवल कहाँ पे है, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। तो इससे पहले की क्लासेस आप लोग ज़रूर करके देख लीजिएगा। ऐसा मेरी आप लोगों को सलाह है, एडवाइस है और रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास देखिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक के क्लास को बिल्कुल भी मत जाइए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और क्लास अपने दोस्तों के साथ, बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ आपको पहाड़ दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। अब हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं आपको? तो जवादी पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। दोदा बेटा पश्चिमी घाट का पर्वत है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। जयंतिया पहाड़ियाँ आपको पूर्वांचल में मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी। ठीक है, पटकई पहाड़ी, पटकई बुम मेघालय पठार पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये ABCD मैच हो जाएंगी। ये मैचिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। जवादी पहाड़ियों के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं। जवादी पहाड़ियाँ आपको तमिलनाडु में मिलेंगी। ठीक है, पोन्नायार और पलार नदियों के बीच में, पोन्नायार और पलार नदियाँ, ये नदियों के भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चेयर, अनाज, फलिया और तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं, तो ये फसलों का भी नाम ध्यान रखिएगा। अब आता है जयंतिया। तो जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं ये आपको मेघालय के पूर्वी भाग में मिलती हैं। इनके जो नाम हैं पहाड़ियों के, ये वहाँ पर पाई जाने वाली जयंतिया जनजाति है। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है पहाड़ियों के, और जयंतिया जनजाति भी वहाँ पर पाई जाती है। तो वहीं पर क्या है, इनके नाम, पहाड़ियों के नाम वहीं से लिए गए हैं। झूम कृषि वहाँ पर की जाती है, झूम खेती। आप लोग झूम खेती के बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो पिछली क्लास के में इसको डिस्कस किया गया है, उसको देख लीजिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट में ही मासिन राम पड़ता है, मेघालय में, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जो कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिन राम में होती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसलिए। अगली है पटकई पहाड़ियाँ। पटकई पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बर्मा के साथ भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अवस्थित है, और पूर्वांचल की सबसे उत्तरी श्रेणी अर्थात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच में पटकई पहाड़ियाँ जो है, पटकई बुम भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। पटकई बुम की पहाड़ियाँ क्या है? भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने जो हैं वो क्या है? सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए जो चोटी है, प्रसिद्ध है, उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और कंचनजंगा को आधिकारिक तौर पर 1856 में विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत घोषित किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है देख लीजिए, 8586 मीटर है, और ये पूर्वी हिमालय में भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत पड़ता कहाँ पर है? तो भारत में ये सिक्किम में पड़ता है, और इसे बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। कंचनजंगा पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी, उनका नाम भी ध्यान रखना है आपको। ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने की थी, तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कथन? पश्चिमी तटीय मैदानों के विपरीत ये एक व्यापक मैदान है जिनकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। दूसरा है, इस मैदान को महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है।
मैदानों का एक बड़ा हिस्सा तटीय क्षेत्र के जलोढ़ भराव के परिणाम स्वरूप बना है। तो इसमें से कितने कथन सही है हमें ये बताना है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। कृष्णा और महानदी के बीच का जो एरिया पड़ता है उसको उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है और ये तटीय क्षेत्र जो है जलोढ़ मैदान है, ठीक है, जो कि नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब पूर्वी तटीय मैदान को हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा के साथ स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मैदानों का एक बड़ा हिस्सा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना है, जिसमें कुछ सबसे बड़े डेल्टा शामिल हैं, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं पूर्वी तटीय मैदानों से कम चौड़े हैं, इसीलिए ये व्यापक मैदान है। पूर्वी तटों की बात कर रहे हैं। इनकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है, ठीक है। इस मैदान को महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार, कृष्णा और कावेरी के बीच कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। इसीलिए जो दूसरा कथन है उत्तरी सरकार, जिसमें हम कह रहे थे, या उत्कल भी कहते हैं हम, इसीलिए दूसरा कथन सही है। जो पूर्वी तटीय मैदान है, आप लोगों को ध्यान होगा जब हमने बात की थी दक्षिण भारत की नदियों की, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर दक्षिण भारत की सारी नदियाँ और तटीय मैदान डिस्कस किए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। देखिए 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, पूर्वी तट, उत्कल तट, आंध्र तट और कोरोमंडल, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो मैप है हम इसमें देख लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इमेज को थोड़ा जूम करती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पूर्वी तट है, ठीक है, पूर्वी तट है, ये उत्कल कोस्ट है, ठीक है, आंध्रा कोस्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाला तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये कोरोमंडल कहलाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन मैप मैंने लगाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो सके, और आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की जल निकासी प्रणाली को जल विभाजक के आकार के आधार पर विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल निकासी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए भारत में जो जल निकासी प्रणाली है उसमें जल विभाजक के आकार के आधार पर 3 प्रमुख बेसिन बनाए गए हैं। प्रमुख नदी बेसिन, लघु नदी बेसिन और औसत नदी बेसिन। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें से मध्यम नदी बेसिन ये गलत ऑप्शन है, ये नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, कुछ फैक्ट हैं। प्रमुख नदी बेसिन कौन कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियां जो हैं ये प्रमुख नदी बेसिन में आते हैं, ठीक है। भारत के भूगोल और जल प्रबंधन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत का भूगोल आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी बातें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। कोई डाउट है तो वहाँ पर आप देख सकते हो। अगला है लघु नदी बेसिन, यह एक वैध वर्गीकरण है। छोटी नदियाँ उन सहायक नदियों और छोटी नदी प्रणालियों को संदर्भित करती हैं जो प्रमुख नदियों में योगदान देती हैं, ठीक है। औसत नदी बेसिन क्या होता है? यह शब्द भारत की जल निकासी के प्रणाली के संदर्भ में मानक वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का जो नदी बेसिन है भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 स्तंभ दे रखे हैं, एक तरफ नदियाँ हैं, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है आपकी निकलती है नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पठार से। कावेरी नदी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये सारी मैचिंग हो जाती है, इसको ध्यान रखना आप। जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी बातें यहाँ पे मैंने दे रखी हैं फैक्ट के रूप में, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर इम्पॉर्टेंट टिक करिएगा। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली का क्या नाम है यहाँ पर वो बताना है। तो खड़ीन, जोहड़ और गुल्स। देखिए पश्चिमी हिमालय में जो जल संचयन प्रणाली है उसे गुल्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुल्स क्या होते हैं? एक प्रकार के डाइवर्जन चैनल्स होते हैं जो नदियों और झरनों से गांवों और कृषि क्षेत्रों तक पानी इकट्ठा करने और परिवहन करने के लिए पहाड़ों की रूपरेखा के साथ बनाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में आम जल संचयन प्रणाली गुल है, जिसे
कुल भी कहा जाता है, ठीक है। कुल, कुल्या आपने सुना होगा, कुल्या नालियाँ होती हैं एक प्रकार की, हिमालय पर या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में पतली नालियाँ बनाकर या मध्यम आकार की नालियाँ बनाकर झरनों से, नदियों से पानी रिहायशी इलाकों तक लाया जाता है, उसे कुल या गुल कहा जाता है, ठीक है। गुल आमतौर पर पत्थर या मिट्टी से बने होते हैं और रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी या प्लास्टिक से ढके होते हैं। ये कई किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनमें कई शाखाएं भी हो सकती हैं। अब देखिए जोहड़ क्या होता है। ये पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो उत्तर भारत में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। जोहड़ समुदाय के स्वामित्व वाले और प्रतिबंधित होते हैं। ये उनका उपयोग पूरे वर्ष के वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार का कुआं या तालाब, आप कुएं कह सकते हैं, जोहड़, ये उत्तर भारत में चलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। खड़ीन, ये पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो भारत के थार रेगिस्तान में, विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रचलित है। खड़ीन को धोरा भी कहा जाता है। तो ये तीनों ही जल संचयन प्रणालियाँ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने बताए हैं, ये सारे ही याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है? तो गुमानी नदी जो है ये राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, झारखंड में बहती है, ठीक है। और झारखंड की सीमा को पार करने के बाद ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए, ये बता दिया है मैंने। औरंगा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? लाहरदगा जिले से होता है, ठीक है। शंख नदी का उद्गम पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से होता है और ये पश्चिमी छोर के कोयल नदी के विपरीत दिशा में बहती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पलामू से निकलती है पुनपुन नदी, और पुनपुन नदी पटना में बहती है। पटना में जो गया क्षेत्र है, पुनपुन नदी पर एक रबर का पुल भी बनाया गया है, इसलिए पुनपुन नदी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पुनपुन नदी जो गया है, गया एक तीर्थ स्थल है पटना बिहार में, वहाँ पर एक रबर का पुल बनाया गया है, इसलिए भी इसका नाम चर्चा में रहा था, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। और पटना में बहने के बाद ये फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मानव गतिविधियों के कारण कौन सी झील अत्यधिक सिकुड़ रही है? तो वेम्बनाड, डल झील और कोलेरू, ये तीनों ही झीलें मानव गतिविधियों के कारण सिकुड़ रही हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए डल झील कहाँ पर मिलेगी? ये आपको श्रीनगर में मिलेगी, कश्मीर में, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ पर मिलेगी और वेम्बनाड कहाँ पर मिलेगी? तो चलिए कोलेरू आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वेम्बनाड झील आपकी पड़ती है केरल में, यहाँ पर होती है नौका दौड़, तो ये मैंने बता दिया। बाकी कोलेरू झील आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांभर झील कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान में पड़ेगी। चिल्का झील ये कहाँ पर पड़ेगी? उड़ीसा में पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में है? तो होगेनक्कल जलप्रपात जो है तमिलनाडु में पड़ता है और ये तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में अवस्थित है। होगेनक्कल जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है, ठीक है। देखिए ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर के बहती है और अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। कुछ एक जलप्रपात देख लीजिए। हुंड्रू जलप्रपात बना है आपका झारखंड में है। कपिल धारा और धुआंधार आपको एमपी में मिलेंगे। भेड़ाघाट जो है धुआंधार जलप्रपात पर ही है, ठीक है। एलिफेंटा, नोहल, कलिकाई आपको मेघालय में मिलेगा। जोगिनी और भाग सुनाग जलप्रपात आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। अथिरा पिल्ली केरल में है। जोग शिव समुद्रम, कुच्चिकल और मागोड कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक में। हेब्बे और रजरप्पा के साथ साथ हुंडरू, ये तीनों जलप्रपात आपको कहाँ मिलेंगे? झारखंड में मिलेंगे। येन्ना जलप्रपात आपको मिलता है महाराष्ट्र में। जोरांडा और बेरेही पानी आपको उड़ीसा में मिलेगा। पायकारा और थैलियार, ठीक है, और होगेनक्कल आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खांगचेंजोंगा ये तब जलप्रपात आपको सिक्किम में मिलेगा। दूध सागर आपको मिलेगा गोवा में, जो कि मांडवी नदी पर है, ठीक है। मांडवी नदी पर, मांडवी और जुआरी दो नदियां हैं जो कि गोवा में बहती हैं, इनका नाम भी ध्यान रखना। और ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? तो इंद्रावती नदी पर बना हुआ ये जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर पड़ता है ये। और चित्रकूट एक प्राकृतिक जलप्रपात है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में पड़ता है, ठीक है।
जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 29 किलोमीटर हो जाएगी। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ेगा, ये 30 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक में शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा नहीं, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 183 किलोमीटर है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ेगा, ठीक है। वरही नदी पर है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी पर है? वरही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसके आगमन के समय आसपास सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है, कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून के रूप में जाना जाता है और इसे पूर्व मानसून वर्षा से अलग किया जा सकता है। तो देखिए, हमें वो समय बताना है या उस घटना को बताना है जब सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और वर्षा कई दिनों तक लगातार जारी रहती है और इसे मानसून के रूप में जाना जाता है। तो मानसून प्रस्फोट, ठीक है, प्रस्फोट या फिर मानसून फटना या बादल फटना, ठीक है, ये घटना है, इसको कहा जाता है। इसी के कारण क्या होता है? वर्षा आसपास की जगहों पर अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। मानसून के फटने के रूप में इस घटना को जाना जाता है। और ये दक्षिण पूर्व जो मानसून होता है, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट करिए, इसे मानसून फटने के रूप में जाना जाता है और इसे पूर्व मानसून बारिश से अलग किया जा सकता है, ठीक है। भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून की जो बारिश है वो आम है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। पूर्व मानसून बारिश, जिसे अक्सर आम की बारिश कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है, इसमें गरज के साथ हल्की बारिश होकर भारी बारिश भी होती है। बंगाल की खाड़ी में विकसित आंधी के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? आम पेड़ों से अलग हो जाते हैं, आम्र वर्षा, आम की बारिश कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के संबंध में सही है? तो देखिए, मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? ये अरबी का शब्द है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी बदलाव को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, ठीक है, मौसम से ही मौसम बना हुआ है और अरबी भाषा का ही शब्द है क्या? मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार, नार्वेस्टर, काल बैसाखी से संबंधित हैं। तो देखिए, नार्वेस्टर्स जो हवाएं हैं चलती हैं ये असम में, और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मानसून के मई में नहीं, जून के मौसम में ये चलती हैं काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। जिस समय हमारे यहाँ लू चल रही होती है, उधर वहाँ पे काल बैसाखी चल रही होती है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्री मानसून का काल मार्च से मई तक के महीने तक होता है। इस दौरान किसी भी वर्षा को प्री मानसून वर्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बंगाल और असम में शाम के समय ये भयानक तूफान सामान्य है और इनकी कुख्याति के लिए स्थानीय शब्द इन्हें काल बैसाखी से समझा जा सकता है, ठीक है। बैसाख के महीने में आने वाली आपदा को ये शब्द संदर्भित करता है। और ये जो बारिश होती है ये चावल, जूट, चाय उगाने में सहायक होती है, इसीलिए इन तूफानों को असम में बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। मानसूनी हवाएं स्थिर और प्रकृति में स्पंदनशील होती हैं? नहीं, मानसूनी हवाएं स्थिर नहीं होती हैं, तो ये पहले वाला कथन गलत है। मानसूनी हवाएं बदलती रहती हैं और प्रकृति में स्पंदनशील भी नहीं होती हैं। दूसरा कथन देखिए, भारत की अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा में वर्षा उत्पन्न करने की 2 प्रणालियाँ हैं। तो मैंने आप लोगों को जब भारत की मानसूनी जलवायु पढ़ाया है तो आपको बताया भी है, ये दक्षिण पश्चिम का मानसून जो कि बनता है अरब सागर की शाखा की तरफ से, अरब सागर की शाखा में कहलाती है, और ये जो मानसून बनता है बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं बनती है, ये कहलाता है हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा। 2 शाखाएं हैं, इन्हीं से ही भारत में वर्षा होती है। तो जो दूसरा वाला कथन है यही सही है, केवल 2 ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोग इनको पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको पता है, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष जो हैं ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुंदरी वृक्षों के कारण ही जो
सुंदरवन के डेल्टा हैं वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष है, इसी कारण उनका नाम सुंदरवन है। ठीक है, इन्हीं वृक्षों के नाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वनों के विषय में इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, क्या है, सही नहीं हमें बताना है। ठीक, तो पहला कथन क्या है, किसी वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो वन होता है इसमें वृक्ष होते हैं सबसे लंबे, तो वृक्ष ही होंगे ये, जैसे कोई पेड़ है तो ऊपरी परत क्या बनाएंगे, वृक्ष बनाएंगे, तो ये पहले वाला सही है। वन भूमि की कटाव को रोकते हैं, ये भी सही है। वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन जो तीसरा है, किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत होती हैं, किसी वन में झाड़ियाँ, ये तीसरा वाला जो कथन है वनस्पति की सबसे निचली परत होती हैं, यही सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी बातें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर हैं। वन की जो सबसे निचली परत है वो आप देख लीजिए, वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, वनस्पतियाँ जो है सबसे निचली परत के ऊपर वाली परत होती है। सबसे निचली परत क्या होती है, जिसमें सड़े हुए पत्ते, टहनियाँ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए क्या होता है, जो झाड़ियाँ होती हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो पेड़ होते हैं, इनके जो पत्ते हैं वो यहाँ जंगल की तलहटी में ज़मीन पे जमा हो जाते हैं, तो वो पत्ते सड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस का निर्माण होता है इन्हीं से, तो ये सबसे निचली परत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सारस क्रेन, यही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसे क्रॉच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल की क्लासेस सारी ली गई हैं टॉपिक वाइज, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और प्रमुख इसमें से कौन मक्का उत्पादक राज्य हैं, हमें ये बताना है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों ही मक्का उत्पादक राज्य हैं, लेकिन गोवा नहीं है। गोवा में ज़्यादातर काजू की फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हमें कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद भोग चावल की एक अनूठी किस्म है, किस राज्य में स्थानिक है। तो गोविंद भोग चावल जो है पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ये कलर वाइज सफ़ेद होता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है, और ये चिपचिपा चावल होता है, साइज़ में छोटा और मीठा टेस्ट का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, चावल के बाद भारत में सबसे महत्वपूर्ण भोजन कौन सा है। तो देखिए भारतीय सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं, उसके बाद अगर कोई खाना भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो वो है गेहूँ। गेहूँ की रोटियाँ हम लोग खाते हैं, ब्रेड, जो भी कुछ है, सबसे ज़्यादा गेहूँ कंज्यूम होता है भारत में चावल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थानांतरित खेती, जिसे झूम खेती कहते हैं, के लिए प्रमुख नहीं है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इसके साथ साथ मेघालय और असम, ठीक है, अरुणाचल, इन सब जगह नॉर्थ ईस्ट में क्या होती है, झूम खेती होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में झूम खेती नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सर्वेक्षण भूमि रजिस्टर में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए पुराने और नए क्षेत्रों के सर्वेक्षण संख्या, नए वर्गीकरण, पुराने खातों के अनुसार वर्गीकरण, ये भी होता है, नगर योजना अनुमोदन विवरण होता है, पट्टा नंबर, पट्टेदार, उपभोक्ता का नाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ABCD ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइएगा, भारत में कृषि योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम अवधि के लिए अकृष्ट मतलब बिना जोते छोड़ दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इस टाइप की खेती का नॉमनक्लेचर किया गया है, भूमि का नॉमनक्लेचर किया गया है, इसे चालू परती भूमि से इतर परती भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बाकी के जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में हम देख लेते हैं चीज़ें। देखिए पहला है कृषि योग्य बंजर भूमि, वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए परती छोड़ दी जाती है उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है, चालू परती भूमि क्या होती है, यह वह भूमि होती है जो या एक वर्ष से कम खेती के लिए, कम समय के लिए बिना खेती के छोड़ी जाती है, चालू परती भूमि। ठीक है, चालू परती भूमि को आराम देने के लिए अपनाई जाने वाली एक सांस्कृतिक प्रथा है। मतलब जैसे 1 साल हमने किसी खेत में अपने फसल नहीं की, उससे क्या होगा, जो मिट्टी के न्यूट्रिशंस हैं वो उसमें फिर से आ जाएंगे और 1 साल के बाद फिर से उसमें खेती कर ली जाती है। ठीक है,
अगला है चालू प्रति भूमि से इतर प्रति भूमि। यह भी खेती योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है। यदि भूमि को 5 साल से अधिक समय तक बिना खेती के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसे कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। तो ये सारी कृषि के जो भूमि हैं, कृषि योग्य भूमियाँ, उनके नॉमेनक्लेचर हो गए, तो इनको ध्यान रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन पर आइए। डोकलम पठार के त्रिसंगम पर स्थित है। तो डोकलम पठार या डोकलम नाम जो है आप लोगों ने सुना होगा। ये एक विवादित क्षेत्र है जिसके साथ भारत और चाइना के बीच अक्सर ये न्यूज़ आप लोगों को सुनने में आई होगी। जो डोकलम पठार है ये भारत, चीन और भूटान के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डोकलाम भूटान की हा घाटी और सिक्किम में भारत की नाथंग घाटी के बीच एक पठार और चीन की चुम्बी घाटी के साथ एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम पठार भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम पर अवस्थित है। इसे भूटान के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, इसीलिए ये कुछ समय पहले चर्चा में था। इस क्षेत्र पर अभी तक विवाद हल नहीं हुआ है और तीनों ही देशों में ये सामरिक महत्व रखता है, इसीलिए ये चर्चा में रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है। एक तरफ क्या है, स्थलाकृति दे रखी है, दूसरी तरफ प्रक्रिया दे रखी है किसके द्वारा वो निर्मित होती है। तो प्राकृतिक तटबंध जो हैं ये नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। एस्कर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कर जो है हिम नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। जब ऊपर से हिमानी पर्वत से नीचे की ओर आती है और बड़े बड़े पत्थरों के साथ बर्फ़ जब टकराती है तो वहाँ पर एस्कर्स निर्मित होते हैं। प्लेंजे जो पैल्जे है, ये पैल्जे किससे निर्मित होता है, ये निर्मित होता है कास्ट स्थलाकृति के द्वारा जो है पैल्जे निर्मित होता है। बरखान, यहाँ पे बरखान लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको ये बरखान भी मिलेगा देखने को। ठीक है, बरखान जो है बातोड़ होता है। बातोड़ क्या, बरखान कहाँ पर निर्मित होते हैं? बरखान जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के जो बड़े बड़े टीले हैं, इस तरीके से ये छोटे पंख के आकार की जो रेत, बहुत ही तेज़ हवा जब चलती है दोपहर के समय में, तब रेत एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जमा हो जाती है और कुछ इस तरीके की आकृति बनाती है। तो इस आकृति को हम बरखान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है आनंदपुर भुकिया और तिमारन माता किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए आनंदपुर भुकिया और तिमारन माता जो है स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आनंदपुर भुकिया या आनंदपुर भुलकिया ये कहाँ पर मिलेगा? ये क्षेत्र है आपका बांसवाड़ा ज़िले में। ठीक है, राजस्थान में मिलेगा आनंदपुर भुलकिया और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर सोने का खनन किया जाता है। और भुकिया जगपुरा अरावली दिल्ली के ओरोजेनिक बेल्ट के चरम दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। भुकिया जो है एक संरचना है जो सोने सल्फाइड खनिजीकरण की मेजबानी करती है। मुख्य रूप से ये पेलाइट्स और क्वार्टजाइट्स के साथ कार्बोनेट अनुक्रम इसमें शामिल हैं। इनकी खोज की बाद से भुकिया क्षेत्र में गोल्ड सल्फाइड खनिज का गहन अध्ययन किया गया है। अब आइए तिमारन माता आपको कहाँ मिलेगा? तिमारन माता भी बांसवाड़ा में मिलेगा और तिमारन माता सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पैराफिन मोम किस प्रकार का मोम है? पैराफिन जो है वैक्स, पैराफिन मोम खनिज प्रकार का मोम है, खनिज वैक्स है ये, जो खनिज तेल होता है। जब खनिज तेल का भंजक आसवन किया जाता है तो पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें अलग होती जाती हैं। उसी प्रकार से पैराफिन मोम भी जो खनिज तेल होता है उससे निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये मंगदेछू जल विद्युत परियोजना जो है इसका निर्माण भूटान में किया गया है। भूटान में के ट्रोंगसा ज़िले में किया गया है। कौन सी नदी पे? मंगदेछू नदी पर ही किया गया है। नदी के नाम पर ही ये जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। और मंगदेछू नदी जो है द्रंगमे नदी की सहायक नदी है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, किसकी सहायक नदी है? द्रंगमे नदी की। छूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनाई गई है? ये भी भूटान की जल विद्युत परियोजना है जो कि वांगछू नदी पर बनी हुई है। ताला जल विद्युत परियोजना वांगछू नदी पर अवस्थित है।
पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना पुनात सांगचू नदी पर अवस्थित है, और दगछू जल विद्युत परियोजना दगछू नदी पर अवस्थित है। ये सारी भूटान की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। तो नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना आपको सतलुज नदी पर मिलेगी। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पुरुष प्रवास के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों ही कारण पुरुष प्रवास के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। लिंग अनुपात की गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से निर्धारित होता है। कुछ देशों में इसकी गणना प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या से की जाती है। तो दोनों ही कथन सही हैं। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। वहीं इसके विपरीत कुछ देशों में 1000 महिलाओं पर पुरुषों की गणना को लिंगानुपात कहते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं? तो देखिए, विभिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें ये विविधता पर प्रभाव डालते हैं। लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना ये भी डालता है, लेकिन समान धर्मों का पालन ये इसमें शामिल नहीं है। तो बी जो है ये हमारा प्रभाव नहीं डाल रहा है सांस्कृतिक विविधता पर। ए और सी होगा विकल्प। तो ऑप्शन नंबर 4 ए और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थिर समष्टि में परिभक्षण। तो स्थिर समष्टि में परभक्षण जो है ये शिकार को खत्म करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इन टर्म्स को ज़रा समझ लीजिए, समष्टि क्या होता है। समष्टि एक ही स्थान पर एक साथ रहने वाले लोगों की संख्या है। उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या उस शहर की समष्टि है। इन लोगों को बाशिंदे या निवासी कहा जाता है। उस निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति समावेशी रूप से समष्टि कहलाते हैं। अब स्थिर समष्टि समझिए, एक अपरिवर्तनीय वृद्धि दर और अपरिवर्तनीय आयु संरचना वाली समष्टि को स्थिर समष्टि के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समष्टि पिरामिड का आकार नहीं बदलता है। ऐसे मामले में समष्टि उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए समान रहती है। अब परभक्षण समझिए, परभक्षण क्या होता है? परभक्षण एक जटिल आहार रणनीति है जहां एक प्रजाति दूसरे को खाती है। ठीक है, परभक्षण मतलब भक्षण मीन्स खाना, पर मीन्स दूसरा, मतलब किसी दूसरे को खाना। मौजूद शिकारियों की संख्या शिकार की समष्टि को नियंत्रित करती है, लेकिन यदि शिकार समष्टि में भारी गिरावट आती है तो शिकारियों की समष्टि भी कम हो जाती है, क्योंकि उनका भोजन कम हो जाता है। इस प्रकार शिकारी और उनके शिकार के समय के साथ साथ काफ़ी स्थिर समष्टि बनाए रखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित किए बिना प्रचुर या दुर्लभ नहीं होती है। ठीक है, स्थिर समष्टि का परभक्षण होगा तब क्या होगा, इसको देखिए, जो कि हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि स्थिर समष्टि में व्यक्तियों की संख्या समान रहती है। यदि शिकारियों ने लगातार शिकार पर भोजन किया तो शिकार की संख्या घटने लगती है। ठीक है, तो स्थिर समष्टि में जब भी परभक्षण होगा तो शिकार की संख्या घटने लगेगी। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का एक उदाहरण नहीं है? तो उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है? रेलवे जोन है, उनके दूसरी तरफ मुख्यालय है। तो पश्चिमी जोन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर पड़ेगा? ये है जबलपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा बिलासपुर में। उत्तर पूर्व मध्य जो है, ठीक है, पूर्व मध्य का कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा हाजीपुर में। और उत्तर पूर्व गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ेगा? तो देखिए, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है खड़गपुर और विजयवाड़ा को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में अवस्थित है? तो शंघाई में है विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 831 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें 16 लाइनें, 508 स्टेशन हैं
और ये 1993 में खोला गया था और तब से इसका लगातार विस्तार हो रहा है। दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क पूछा जाए तो बीजिंग में हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 752 किलोमीटर है। और तीसरा अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। और चौथा आपका न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन को विश्व के रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव प्राप्त है। तो दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे लाइन है इसको दूसरे सबसे उच्चतम रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दार्जिलिंग रेलवे लाइन जो है विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन से होकर के गुजरती है, जिसकी कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है 1999 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1999 में। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो चीन का तांगबुला रेलवे स्टेशन जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जो अंतिम जनगणना थी उसके अनुसार महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पहला कौन सा है, पहला उत्तर प्रदेश है, आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, जनगणना से जुड़ी हुई महाराष्ट्र की सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना के द्वारा 1830 में आयोजित की गई थी। तो देखिए भारतीय शहर की पहली जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। तो देखिए वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय 15 वर्ष से अधिक लोगों के, मतलब 15 वर्ष से अधिक लोगों को जिनकी आयु 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक होती है उनको शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 18 वर्ष से कंफ्यूज नहीं होइएगा, 18 वर्ष अडल्ट्री के लिए है, लेकिन जब भी वयस्क साक्षरता दर की गणना होगी तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वयस्क साक्षरता दर के बारे में जो बात मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने नोट कर ली हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है आप लोगों का, तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा, मैं उस पर काम करूँगी। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसको मैं जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करूँगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाइएगी। और होगा क्या, देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का मूल मंत्र, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया, वो है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेट पेपर सॉल्व करना। खूब पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।